हेलो एवरीवन, मैं अंजलि एंड वेलकम टू अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा सेशन होगा वो एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर है एमसीक्यूज फॉर्म में, और जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि ये जो है अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे स्टेट पीसीएस के लिए हुए हैं, यानी कि कोई एमपी पीसीएस में पूछे गए हैं, बीपीएससी में पूछे गए हैं और आरपीएससी में भी पूछे गए हैं। ठीक है, और तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी आप लोगों का यूपीपीएससी प्री एग्जामिनेशन आने वाला है, उसके बाद जो बीयू का एग्जाम होगा, उसके बाद जो है आपका बीयू के बाद आपका यूपी लोअर पीसीएस मेंस होगा। ठीक है, तो एक एक एग्जाम आपके लगे हुए हैं, तो इसलिए आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और हम लोग को पता है कि हिस्ट्री का वेटेज कितना होता है हम लोगों के यूपी एग्जाम में। ठीक है, जितने भी पीसीएस के प्री एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है, जो हिस्ट्री का जो वेटेज होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों के हिस्ट्री के एमसीक्यूज लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप लोग अच्छे से सारे एमसीक्यूज सॉल्व करिएगा। तो पीडीएफ है मैं सेक्शन में, मतलब कि आपका जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें मैं दे दूंगी। ठीक है, पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिससे आप लोगों को पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, यानी जो टेलीग्राम मेरा है आप लोग उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अपना जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी और उसको फिर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो प्रागैतिहासिक काल से लिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मैं अपने सेशन को स्टार्ट करती हूँ। ये मेरा अबाउट आई कंप्लीटेड माई बीएससी, देन मास्टर ऑफ सोशल वर्क, देन बीएड। आई हैव बीन ऑल्सो टीचिंग एक्सपीरियंस इज लास्ट 3 years। आई ऑल्सो क्लियर यूपीपीएससी प्री एग्जामिनेशन एंड अपियर फॉर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, आप लोगों को अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो देखिए ये फी स्ट्रक्चर है। 12 मंथ्स का आपका 7000 है। ठीक है, 12 मंथ्स का ओनली एंड ओनली 6300 है। तो देखिए, फ़ी आप लोगों के लिए बहुत ही रीजनेबल है। आप लोग बिना लेट किए हुए अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आप लोग यूपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ओनली एंड ओनली जो है 7000 है आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड अंजलि एस। ठीक है, अंजलि एस क्या है, मेरा रेफरल कोड है, आपको इसे यूज़ करना है और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। यानी आपको ओनली एंड ओनली फी पे करनी पड़ेगी 6300। ठीक है, 24 मंथ्स का आपका कितना फी है, 8400। आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड यू विल पे ओनली एंड ओनली 7560 रुपीज़। आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आप लोगों को अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये अंजलि एस रेफरल कोड है, इसको यूज़ करिए और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग बिना लेट के हुए अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और आप लोग अपनी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसे बहुत अच्छे से करिए और एग्ज़ाम को क्रैक करिए। ठीक है, अब मैं अपने सेशन की तरफ बढ़ती हूँ, आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, प्राग ऐतिहासिक काल से लिया है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। देखिए, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, पहला है पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर निम्न पाषाण काल और फिर है आपका उसके बाद है आपका मतलब नौ पाषाण काल। ठीक है, यानी पहले क्या है, पूरा पाषाण काल है, फिर मध्य पाषाण काल है, फिर है आपका नौ पाषाण काल। देखिए, जो पूरा पाषाण काल था उसमें क्या करता था, मानव जो शिकार करता था। ठीक है, फिर जब मध्य आया तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो जानवर है उसको पालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यानी जानवरों का पालन करना स्टार्ट कर दिया। फिर जब नौ आया तो लोगों को खेती का ज्ञान हो गया। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था। ठीक है, ए है सराय नहर राय, बी है चौपानी मांडो, बी है आपका चौपानी मांडो, उसके बाद डी है सी है पूरा पाषाण, डी है आपका सी है लेखैया, डी है लंघनास। तो आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है कि जो मनुष्य जो था मध्य पाषाण काल में उसने जो खेती स्टार्ट की थी, वन्य धान का जो प्रमाण मिला था कहाँ से मिला था, सराय नहर राय से मिला था, चौपानी मांडो से मिला था, लेखैया मिला था, लेखैया से लंघनाच में। तो आप लोग अपने करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से जल्दी, देखते कौन करेक्ट बताता है। तो बताइए, सराय नहर राय होगा कि चौपानी मांडो होगा कि लेखैया होगा या लंघनाच होगा। देखिए, इसमें पूछा जा रहा वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था। ठीक है, वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चौपानी मांडो। ठीक है, जो बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जो चौपानी मांडो है यहाँ से जो सबसे पहले जो साक्ष्य मिला था वो है मृदभान है। ठीक है,
मृदभांड जो है आपका चौपानी मांडो से मिला था। देखिए मृदभांड में लोग क्या करते थे, अनाज को रखते थे, ठीक है। तो वन्य धान का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला था, चौपानी मांडो से। अब ये चौपानी मांडो है कहाँ, तो ये आपका है इलाहाबाद के आसपास का एक क्षेत्र प्रतापगढ़, उस प्रतापगढ़ में आपका चौपानी मांडो है। देखिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मध्य पाषाणिक कौन कौन से इसमें से स्थल हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें चारों स्थल है, सरायनहर राय वो भी मध्य पाषाणिक है, चौपानी मांडू वो भी मध्य पाषाणिक है, लेखैया वो भी मध्य पाषाणिक है, और लंघनाच ये भी मध्य पाषाणिक है। तो आपको सारे स्थल रटे होने चाहिए कि कौन से मध्य पाषाणिक है, कौन से नौ पाषाणिक है, कौन सी पूरा पाषाणिक है, ठीक है। देखिए सरायनहर राय है कहाँ, तो ये आपका है इलाहाबाद के आसपास एक क्षेत्र है, वहां पे सरायनहर राय है, ठीक है। चौपानी मांडो भी प्रतापगढ़ में है, लेखैया भी आपका ये है, आपका लेखैया भी इलाहाबाद के आसपास क्षेत्र है, लंघनाज आपका गुजरात के पास का क्षेत्र, ठीक है। तो आप लोगों को पूछा गया है क्वेश्चन में कि वन्य धान का प्रमाण, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चौपानी मांडो, और चौपानी मांडो है कहाँ, प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र। सेकंड है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। ए है नवपाषाण काल में, बी है मध्य पाषाण काल में, सी है पुरा पाषाण काल में, डी है प्रोटोऐतिहासिक काल में। तो आप लोगों को बताना है जो खाद्यान्नों की कृषि है सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी जो है बताइए, कहाँ हुई थी खाद्यान्नों की कृषि। देखते कौन आप जो आंसर है सबसे अच्छा बताता है, ठीक है, करेक्ट बताता है। देखिए खाद्यान्नों की जो कृषि है सर्वप्रथम स्टार्ट हुई थी आपकी नवपाषाण काल में, ठीक है। देखिए जो मनुष्य है उसने क्या किया, जो कृषि करना है वो तो पशुपालन जो है वो स्टार्ट किया था मध्य पाषाण काल में, ठीक है। मध्य पाषाण काल में मनुष्य जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो खेती करना स्टार्ट किया था वो किया था नवपाषाण काल में, ठीक है। यानी कि कृषि का ज्ञान हुआ था नवपाषाण काल में। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, नवपाषाण काल जो है करेक्ट आंसर है। यानी खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, नवपाषाण काल में। तो ये जो है करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछता कि जानवरों का पालन मनुष्य ने कब से स्टार्ट किया था, तो आपका आंसर क्या होता, मध्य पाषाण काल में, ठीक है। यानी जानवर पहले पाले फिर उसके बाद खेती किया। नेक्स्ट है आपका उत्खनित प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का ज्ञान प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ था, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो पशुपालन का ज्ञान है मनुष्य को कब से हुआ था। तो आप लोग अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा, नवपाषाण काल में कि मध्य पाषाण काल में कि मध्य पूर्व पाषाण काल में कि प्रोटोऐतिहासिक काल में। तो आप लोग आंसर को बताइए कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मध्य पाषाण काल में, ठीक है। तो यानी कि मनुष्य ने क्या किया था, मध्य पाषाण काल में पशुपालन स्टार्ट कर दिया था और नवपाषाण काल में कृषि करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। देखिए जब पशु हो जाएंगे तो लोग खेती भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले क्या होती थी, खेतों की जुताई किससे होती थी, बैलों के द्वारा होती थी, ठीक है। तो जब मध्य में पहले क्या होगा, पशुपालन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, खेती करेंगे। फोर्थ है ताम्र पत्र काल में, जो ताम्र पाषाणिक काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। यानी कि जो ताम्र पाषाण काल था उसमें क्या पूछा गया, महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है, पूर्व से पश्चिम की ओर कि उत्तर से दक्षिण की ओर कि दक्षिण से पूर्व की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आप लोग अपने आंसर जल्दी से करेक्ट बताइए, क्या ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर रखकर दफनाते थे कि दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर कि दक्षिण से पूर्व की ओर कि पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए ताम्र पाषाण काल है, ठीक है, उसमें विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां थी, ठीक है। तो उसमें एक थी जॉर्वे संस्कृति थी, ठीक है। जॉर्वे संस्कृति के लोग क्या करते थे, जो शव होते थे मनुष्य के, ठीक है, उसको दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ठीक है, इसका बी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। जॉर्वे संस्कृति के लोग क्या करते थे, जो शव थे उसको किस तरफ दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आपसे पूछता है कि किस संस्कृति के लोग मृतकों के शरीर को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, तो आप लोगों का ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, जॉर्वे संस्कृति, जो कि ताम्र पाषाण कालीन एक संस्कृति है। वहां पे महाराष्ट्र के लोग यानी जॉर्वे संस्कृति के लोग क्या करते थे, मृतकों के शरीर को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। देखिए जनरली क्या होता है कि जो मृतक के शरीर है वो पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाया जाता है, ठीक है, लेकिन जो महाराष्ट्र के लोग थे वो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे।
फिफ्थ क्वेश्चन है प्राचीन भारत में, यहाँ भारत नहीं भारत होगा, भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। यानी जो वैज्ञानिक प्रगति हुई थी उसमें से कौन सा कथन सही है। पहला है प्रथम शतवी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। बी है तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव की आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। सी है पांचवी सदी में कोण का ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। डी है सातवीं सदी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए कि वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। देखिए जो आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण है वो बहुत ही लास्ट में होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो जो बी है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तीसरी शती ईस्वी में आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण नहीं हुआ था। छठा क्वेश्चन है दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं। देखिए दक्षिण भारत में क्या है, बृहद पाषाण समाधियां बनी थी, तो वो किससे संबंधित है। नवपाषाण काल से कि पूर्व पाषाण काल से कि ताम्र पाषाण काल से कि लौह काल से। तो आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, जल्दी से आप लोग अपने जो आंसर है वो बताइए कि क्या करेक्ट होगा। नवपाषाण काल की पूर्व पाषाण काल की ताम्र पाषाण काल या लौह काल। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लौह काल। ठीक है, लौह काल जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा मैं बताती हूँ। देखिए जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी, ठीक है, उसमें क्या होता था कि पहले क्या था, देखिए नवपाषाण काल में और पूर्व पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में यहाँ तक क्या होता था कि जो शव होते थे मनुष्य के उसको डायरेक्ट ही जमीन में दफना दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद उस पर कोई भी समाधि नहीं बनाई जाती थी। लेकिन जैसे ही लौह काल स्टार्ट होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लौह काल। तो क्या हुआ, जो मनुष्य की शव है यानी कि जो उन्हें गाड़ा जाता था जमीन में, उसके ऊपर पत्थर की एक समाधि बनाई जाने लगी। ठीक है, देखिए पत्थर की समाधि आज भी बनाई जाती बहुत जगह, तो यही है लौह काल में बृहद पाषाण समाधियां बनाई जाने लगी। तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, उसके पहले क्या होता था, डायरेक्ट ही केवल जमीन में गाड़ दिया जाता था, ना ही तो कोई समाधि बनाई जाती थी ना कुछ बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। ए है वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। बी है वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। सी है वह पशुपालक था। डी है वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। तो आप लोग को बताना है कि जो पूर्व पाषाण काल था, देखिए 3 पाषाण काल थे ना, एक था पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। ठीक है, तो आपको पूर्व पाषाण काल के बारे में बताना है कि मानव क्या करता था पूर्व पाषाण काल में। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से अपना ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट सेक्शन में दीजिए, पोल का यूज करिए। ऑप्शन क्या सही होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। देखिए क्या होता था कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य क्या करने लगा, जानवरों को पालने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या करने लगा, देखिए लिखा है ना, कुल्हाड़ियों का भी प्रयोग करने लगा, पॉलिशदार लघु पाषाण उपकरणों का भी प्रयोग करने लगा। लेकिन जो पूर्व पाषाण काल था उसमें क्या था, मनुष्य को केवल शिकार करना आता था। ठीक है, ना ही तो उसको आता था कि कैसे हम अपनी जिंदगी को जिए, मतलब कि कैसे कुल्हाड़ियों को शार्प करें, उसको कोई भी ज्ञान नहीं था। ठीक है, वो क्या करता था, कोई उपकरण जैसे होता था उसी प्रकार उसका यूज करना स्टार्ट कर देता था। तो कोर मतलब होता है कि कोई उपकरण उसका बिना, मतलब उसको क्या करे, मॉडिफाई ना करे, यानी कि उसको ना ही तो शार्प करे ना ही उसको, जैसे मान लीजिए पत्थर है जमीन में पाया जाता है। ठीक है, तो पूर्व पाषाण काल के लोग क्या करते थे, जैसे ही पत्थर होता था उसी प्रकार उसका यूज करना स्टार्ट करते थे, ना ही उसको शार्प करते थे ना ही कोई और उपकरण बनाते थे। कोर मतलब होता है जिस प्रकार से कोई उपकरण प्राप्त है ठीक उसी प्रकार उसका यूज करना, क्या कहलाता है, कोर उपकरण कहलाता है। ठीक है, तो पूर्व पाषाण काल के लोग कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। 8th क्वेश्चन है प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। ए है मध्य पूर्व पाषाण काल से, बी है निम्न पूर्व पाषाण काल से, सी है उच्च पूर्व पाषाण काल से, डी है मध्य पाषाण काल से। देखिए जो प्राचीनतम कलाकृतियां हैं, कलाकृतियों का मतलब होता है कि कोई भी जो चीज है, किसी भी चीज पर क्या है, अपनी उसको क्या करना, बहुत ही अच्छे से मॉडिफाई करना। ठीक है, तो क्या है, कलाकृतियां कहलाती हैं। कलाकृति प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है। मध्य पूर्व पाषाण काल से कि निम्न पूर्व पाषाण काल से कि उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। देखिए कलाकृतियां मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है,
जल्दी से बताइए अगर जिसको पता है। देखिए, कलाकृतियों का मतलब होता है जमीन पर दीवार पर सुंदर सुंदर चित्रकारी करना। ठीक है, तो किस काल के लोगों को दीवार पर सुंदर सुंदर चित्रकारी करना आता था, तो इसका प्रमाण कहाँ से संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? उच्च पूर्व पाषाण काल में। ठीक है, उच्च पूर्व पाषाण काल में भीमबेटका की गुफाओं का उल्लेख किया गया है। वहाँ के लोग क्या करते थे कि दीवारों पर सुंदर सुंदर से चित्रण करते थे। कई प्रकार के पशु के चित्रण भी मिले हैं, जैसे भैंस, गैंडा, बैल। इन सब की जो चित्रण है वो कहाँ से मिले? भीमबेटका की गुफाओं से। ठीक है, तो उच्च पूर्व पाषाण काल के लोग दीवारों पर कलाकृतियों का अंकन करते थे। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 9th क्वेश्चन है, सराय नहर राय और मदहा संबंधित है। ठीक है, सराय नहर राय और मदहा दो स्थल हैं, आप लोगों को बताना है किस संस्कृति से संबंधित हैं। विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की नव पाषाण संस्कृति से, सी है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, डी है गंगा घाटी की नव पाषाण संस्कृति से। तो आप लोगों को बताना है कि जो सराय नहर राय और मदहा है वो किस संस्कृति से संबंधित है। देखते हैं कौन इसका करेक्ट आंसर बताता है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। देखिए, जो सराय नहर राय वो कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, मदहा भी कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। जो लोग यूपी के होंगे उनको पता होगा प्रतापगढ़ कहाँ है। इलाहाबाद के पास एक स्थान है प्रतापगढ़। ठीक है, तो वहीं पे प्रतापगढ़ है और वहाँ पे क्या है? गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। देखिए, सराय नहर राय और मदहा क्या है? ये सराय नहर राय और मदहा जो है वो मध्य पाषाणिक संस्कृति। ठीक है, तो वहाँ पे है गंगा घाटी जो कि है आपका प्रतापगढ़ में। ठीक है, वहीं पे सराय नहर राय और मदहा है। तो ये किससे संबंधित है? मध्य पाषाण संस्कृति से, जो कि गंगा घाटी में स्थित है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो आप लोगों को बताना है कि फलक संस्कृति किसे कहा गया है। मध्य पुरापाषाण संस्कृति को, निम्न पुरापाषाण काल संस्कृति को, उच्च पुरापाषाण संस्कृति को, या हड़प्पा संस्कृति को। तो फलक संस्कृति आप लोगों को बताना है कि किसे कहा गया है। देखते हैं कौन इसका करेक्ट आंसर बताता है। आप लोगों को पता है फलक मतलब क्या होता है? देखिए, फलक मतलब होता है पत्थर के कुछ जो उपकरण होते हैं। ठीक है, जो पत्थर के उपकरण होते हैं उनको क्या किया जाए? शार्प किया जाए और उससे कोई और उपकरण बनाया जाए। ठीक है, फलक मतलब जनरली होता है पत्थर का टुकड़ा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। तो आप लोगों को क्या है पता है? फलक का मतलब पत्थर का जो टुकड़ा होता है क्या कहलाता है? फलक कहलाता है। तो फलक किससे संबंधित है? फलक संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, हड़प्पा संस्कृति या मध्य पुरापाषाण संस्कृति से। देखिए, जो फलक संस्कृति है वो संबंधित है निम्न पुरापाषाण संस्कृति से। देखिए फलक संस्कृति में क्या होता था कि जो पत्थर के टुकड़े होते थे, ठीक है, कई उपकरण उसी के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? निम्न पुरापाषाण संस्कृति। इसे क्या कहते हैं? फलक संस्कृति भी कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, सिहावल। देखिए, यहाँ पे सिहावत नहीं होगा, सिहावल होगा। एक पूरा स्थल है मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का, बी है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, सी है उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का, डी है मध्य पाषाण संस्कृति का। तो आप लोगों को बताना है जो सिहावल है वो किस संस्कृति से संबंधित है। मध्य से कि निम्न से कि उच्च से कि मध्य से पाषाण संस्कृति से। देखिए कौन इसका करेक्ट आंसर बताता है। देखिए, जो सिहावल है वो किस संस्कृति से संबंधित है? आप लोगों के उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति से सिहावल जो है संबंधित है। ठीक है, तो ये एक पूरा स्थल है, ये किससे संबंधित है? उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला जो है वो किस नवपाषाणिक जो स्थल है उससे संबंधित है। ए है संगम कल्लू, बी है बूदीहाल, सी है कोल्डी हावा, डी है ब्रह्मगिरी। तो राख का टीला, देखिए राख का टीला का मतलब क्या होता है मैं इसे आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, राख का टीला किसे कहते हैं? देखिए, दक्षिण भारत में एक स्थान है संगम कल्लू, इसका करेक्ट आंसर है। वहां पे क्या होता था कि जो गोबर होता था, ठीक है, जो गोबर होता था उसको क्या किया जाता था? जला दिया जाता था। ठीक है, तो उससे क्या होता था? वो धीरे धीरे क्या होता था? राख का टीला बन जाता था। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये ऐसे है, फिर इसके ऊपर फिर जलाया गया, तो धीरे धीरे क्या होता था? राख का टीला बन जाता था, टीले जैसा। ठीक है, टीला मतलब होता खूब ऊंचाई पर। उसके बाद जो है जो जानवर का गोबर होता था, ठीक, उसे जलाने के बाद क्या बन जाता था? राख का टीला बन जाता था।
तो ये जो है संगम कल्लू एक स्थान है, नवपाषाणिक स्थल है, दक्षिण भारत में स्थित है। वहाँ पे इसका साक्ष्य पाया गया है राख का टीला का। तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 13 क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो भी हमने आपको बताया कि किससे संबंधित है, दक्षिण भारत से, ठीक है। तो इसका ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। 14 क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, ठीक है। बृहद स्मारकों की पहचान की गई। हमने आपको पहले बताया था कि जो बृहद स्मारक थे वो कहाँ पे पाए जाते थे, नवपाषाणिक संस्कृति जो थी वहाँ पे क्या पाया जाता था, सॉरी लौह काल जो संस्कृति थी वहाँ से पाषाण स्मारक पाए जाते थे, यानी कि जब कोई खत्म हो जाता था उस पर पत्थर का स्मारक बना दिया जाता था। तो ये किससे संबंधित है, मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में, सन्यासी गुफा के रूप में, मंदिर के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है। देखते कौन से इसका करेक्ट आंसर बताता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो देखते हैं कौन जो है वो करेक्ट आंसर बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मृतकों को दफनाने के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, ठीक है। देखिए स्मारक हम लोग देखते हैं ना, शहीद स्मारक या कोई भी स्मारक जो है कहीं बना होता है, वहाँ पे क्या होता है, जब वो कोई खत्म हो जाता है तो उसकी याद में स्मारक बना दिया जाता है। तो ये कहाँ किससे संबंधित है, मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में। 15 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित हैं? ए है नवपाषाण काल से, बी है पूर्वपाषाण काल से, सी है ताम्रपाषाण काल से, डी है लौह काल से। देखते हैं कौन जो है इसका करेक्ट आंसर बताता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन इसका करेक्ट आंसर बताता है। मैंने इसको बताया भी 2-3 बार बताया है। देखिए तो दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां हैं वो किस काल से संबंधित है, लौह काल से संबंधित है। हमने आपको बताया कि लौह काल में क्या था, जो कोई खत्म हो जाता था उस पर क्या किया जाता था, समाधि बना दिया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी है। 16 क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि करना, शिकार करना, शिल्पकारी करना या व्यापार करना। तो आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है कि जो आर्यों का मुख्य कार्य था वो क्या था। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि करना, शिकार करना, शिल्पकारी या व्यापार करना। देखते हैं किसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही, कौन अच्छे से आंसर दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, कृषि करना, ठीक है। जो आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था वो क्या था, कृषि करना। तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा। 17th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? देखिए चालकों का मतलब क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि चालकों का मतलब होता क्या है। देखिए चालकों का मतलब होता है तांबा, ठीक है। जो तांबा होता है उसे क्या कहा जाता है, चालकों कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि चालकों जो है वो किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ताम्र को क्या कहते हैं, तांबा। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चालकोलिथिक युग किस काल को कहा जाता है, ताम्रपाषाणिक काल को। 8th है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। यानी जो उत्खनन हुआ है किस बेसिस पे उत्खनन हुआ है, इस संस्कृति के आकार के हिसाब अकॉर्डिंग, संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, संस्कृति के स्वरूप का, संस्कृति के काल मापन का, ठीक है। तो आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है, उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति को किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, संस्कृति के काल मापन का, ठीक है। तो संस्कृति का काल मापन है उसका जो है विशेष ज्ञान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 19th क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के निकट लखोडवार पर लाल रंग से उकेरी गई आकृति मिली है, वे किस काल से है। यानी किस काल में जो है लाल रंग की आकृति जो है, एक स्थान है अल्मोड़ा के पास लखोडवार, वहां पर उकेरी गई है उस आकृति को। तो ये किस काल से संबंधित है, लाल रंग, ठीक है। लाल रंग से किस काल में आकृतियां उकेरी जाती थी। उकेरने का मतलब होता है बनाई जाती थी, उस पर पेंट किया जाता था लाल रंग से। तो आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है। देखते हैं कौन जो है करेक्ट आंसर बताता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कुषाण काल, वैदिक काल, पाषाण काल या चंद्रकाल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पाषाण काल, ठीक है। देखिए पाषाण काल में जितनी भी आकृतियां होती थी, ठीक है, मान लीजिए कोई
अन्नागर या मृदभांड मिला हुआ, ठीक है। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे वो लोग, जो मान लीजिए है कोई घड़ा है, ये ऐसे बना है, इसको जो है वो लोग लाल रंग से चित्रित करते थे, ठीक है। तो ये जो है पाषाण काल में मिला है। 20 क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था, क्या था? मिट्टी के बर्तन बनाना था, कि कृषि करना था, या पशुपालन करना था, या शिकार करना। देखिए, जो पूर्व पाषाण कालीन मानव था, मैं पहले इसके बारे में कुछ बता देती हूँ जिससे आप लोग करेक्ट आंसर की तरफ पहुंच जाएं, ठीक है। देखिए, पूर्व पाषाण कालीन जो मानव था, पहले पूर्व पाषाण कालीन आया, फिर क्या आया मध्य पाषाण कालीन, फिर आया नवपाषाण कालीन, ठीक है। तो पूर्व पाषाण कालीन मानव क्या करता था, केवल और केवल क्या करता था, शिकार करता था, ठीक है। वो शिकार पर ही अपनी जिंदगी जो है जीवन यापन उसका करता था। देखिए, 3 काल है, पहले में शिकार करता था, फिर क्या करता था, पशु पालने लगा, फिर क्या करने लगा, खेती करने लगा, ठीक है। तो मध्य में पशु पालने लगा, और 9 में खेती करने लगा, और पूर्व में क्या करता था, केवल शिकार खेलता था। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 21 क्वेश्चन है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का, बी है हड़प्पा संस्कृति का, सी है बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति का, डी है कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। आपको बताना है जो गर्त निवास है, ठीक है। देखिए, गर्त मतलब क्या होता है, गड्ढे में रहना, ठीक है। क्या कहलाता था, गर्त निवास कहलाता था। तो किस काल के लोग गड्ढे में रहते थे? तो आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है कि किस काल के लोग गड्ढे में निवास करते थे। तो देखिए, जो नवपाषाणिक संस्कृति थी, वहाँ के लोग गड्ढे में निवास करते थे। तो आप लोगों को ए और डी में कंफ्यूजन होना चाहिए, जो जिसने अच्छे से तैयारी कर रहा है, ठीक है। जो अच्छे से तैयारी कर रहा उसको ए और डी में कंफ्यूजन होगा। लेकिन जो गर्त निवास है वो ना ही मध्य गंगा घाटी में स्थित है, ना ही हड़प्पा संस्कृति में, ना ही बलूचिस्तान में, ठीक है। ये स्थित है कश्मीर घाटी में। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कश्मीर घाटी में गर्त निवास है, यानी गड्ढा में लोग रहते हैं। 22 क्वेश्चन है, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढे में रहते हैं। देखिए, 21 क्वेश्चन ही है, इस बात का संकेत खुदाई में निम्नलिखित में से मिलता है। कहाँ मिलता है? कश्मीर में, कि बिहार में, कि राजस्थान में, कि कर्नाटका में। देखिए, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, देखते हैं कौन सबसे अच्छा कर रहा है, कौन इसका करेक्ट आंसर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी के लोग जो हैं वो जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, जो कि बुर्ज होमिक स्थान है। वहाँ के लोग क्या करते थे, गर्त में निवास करते थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। 23 क्वेश्चन है, नवपाषाणिक कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बुर्ज होम, ठीक है। बुर्ज होम कहाँ है? आपका कश्मीर घाटी में है। तो वहाँ के लोग क्या करते थे, गड्ढे में निवास करते थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। गर्त निवास मतलब गड्ढे में रहना, और बुर्ज होम के लोग क्या करते थे, गड्ढे में निवास करते थे। तो ए जो है करेक्ट आंसर है। 24 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पर पाए जाते हैं? उदयगिरी, बाघ की गुफाएं, सोनगिरी, भीमबेटका। तो मध्य प्रदेश में कौन से इसमें स्थान है जहाँ पे शिला चित्र पाए जाते हैं? शिला चित्र का मतलब होता है कि जो दीवार होती है वहाँ पे क्या करना, चित्रकारी करना, ठीक है। यानी कलाकृतियाँ बनाना, वो क्या कहलाता है, शिला चित्र कहलाता है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। देखते हैं कौन करेक्ट आंसर बताता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, भीमबेटका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कोई भीमबेटका की जो गुफाएं गया होगा तो वहाँ पे देखेगा कि वहाँ पे क्या होता था, जो दीवारें होती थी वहाँ पे बहुत सुंदर सी चित्रकारियाँ की जाती हैं, ठीक है। तो डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ए है भीमबेटका, बी है घाघरिया, सी है लेखैया, डी है आदमगढ़। यानी आपको बताना है कि किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। देखिए, शिलाश्रय मतलब क्या होता है, गुफाओं में रहना। देखिए, शिला मतलब क्या होता है, गुफा, आश्रय मतलब रहना। तो आपको बताना है कि कहाँ के लोग गुफाओं में ज़्यादा रहते थे। करेक्ट आंसर क्या होगा, भीमबेटका की गुफाओं में लोग क्या करते थे, सबसे ज़्यादा रहते थे, मतलब वहाँ पे रहते थे, और वहीं से सबसे ज़्यादा जो है चित्रकारी प्राप्त हुई, ठीक है। तो कोई अगर भीमबेटका की गुफा गया होगा तो वहाँ पे देखेगा कि वहाँ की दीवारों में क्या किया गया है, सुंदर सुंदर जो पशु हैं उनका चित्रण किया गया है, ठीक है। उसको रंगीन रंगों से रंगा गया है। बहुत ही सुंदर है भीमबेटका की गुफा, एक बार जरूर जाइएगा। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं?
यानी कौन सा स्थल है ये नवपाषाणिक है जहाँ से गेहूं और जौ की खेती के बारे में मिलता है? ए है लोथल, बी है रंगपुर, सी है मेहरगढ़, डी है कोल्डीहावा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखते हैं कौन सबसे जल्दी बताता है करेक्ट आंसर की तरफ, कौन पहुंच रहा है सबसे पहले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ है कहाँ, बलूचिस्तान में एक क्षेत्र है जहाँ से सबसे पहले जो है गेहूं और जौ की खेती का साक्ष्य माना जाता है। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, मोहर नहीं है, मेहरगढ़ है, ठीक है। तो मेहरगढ़ के लोग जो है गेहूं और जौ की सबसे ज़्यादा खेती करते थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि चावल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती थी, चावल की खेती होती थी आपकी एक स्थान है कोल्डीहावा, ठीक है, वहाँ पे चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती थी, ठीक है। रंगपुर में धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। और लोथल जो है ये क्या है, हड़प्पा संस्कृति है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। 27 क्वेश्चन है, बुर्ज होम के नवपाषाणकालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीवन को दफनाने की प्रथा प्रचलित है? देखिए जो बुर्ज होम है वहां पर क्या होता था, मनुष्य के साथ क्या किया जाता था, कुत्ते को भी दफनाया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कुत्ता, ठीक है। और बुर्ज होम है कहाँ, कश्मीर में स्थित है, कश्मीर घाटी में, जो कि नवपाषाणकालीन स्थल है बुर्ज होम कश्मीर घाटी में, ठीक है। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान के रूप में प्राप्त हुआ है? तो ए है बुर्ज होम, बी है ब्रह्मगिरी, चिराल, माशके। तो हमने पहले ही आपको बता दिया करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने के साक्ष्य मिले हैं? ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप बताइए कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ए है किले गुल मोहम्मद, बी है धौलावीरा, सी है कालीबंगन, डी है मेहरगढ़। यानी आप बताइए कि कहाँ से स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, ऐसा कौन सा स्थल था जहाँ से स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। देखते हैं कौन जो है करेक्ट आंसर बताता है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग करेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो देखिए स्थायी जीवन के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं, डी जो है करेक्ट आंसर है, मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ में देखिए गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले, स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले, ठीक है। तो डी जो है करेक्ट आंसर है, कहाँ है मेहरगढ़, बलूचिस्तान में है। 32 क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए है चिराल, बी है ब्रह्मगिरी, सी है कालीबंगन, डी है मेहरगढ़। तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है। देखते हैं कौन करेक्ट आंसर बताता है। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, डी है मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती करने का प्रमाण मिला है, जिसमें प्रॉपर वे में मेहरगढ़ से ही खेती करना प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 34 क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरापाषाण स्थल से पाषाण संस्कृतियों से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए है मेहरगढ़, बी है आमरी, सी है कोटडीजी, डी है कालीबंगन। यानी ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर पुरापाषाण से लेकर नवपाषाणकालीन स्थल की संस्कृतियाँ प्राप्त हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता तक। तो वो स्थान कौन है, आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है कि ऐसा कौन सा स्थान है जो पुरापाषाण से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक उस स्थल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ से क्या है, आपको पुरापाषाण से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के स्थल के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हैं। इसका ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 35 क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मैंने बताया था इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेहरगढ़। देखिए कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान में। लोथल कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। तो बी जो है मेहरगढ़ करेक्ट ऑप्शन होगा। 36 क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीपों में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आपको बताना है कि जो धान की खेती है सबसे पहले कहाँ की जाती थी, ठीक है। ए है उत्तर बिहार, बी है कश्मीर, सी है महाकौशल, विंध्य क्षेत्र, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखते हैं कौन बताता है करेक्ट आंसर। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र में एक स्थान है, ठीक है, उस स्थान का क्या नाम है, लहुरा देव, ठीक है। लहुरा देव जो है मिर्जापुर में स्थित है, वहां पे सबसे पहले जो है धान की खेती के करने के प्रमाण जो है मिले हैं। तो विंध्य क्षेत्र जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी जो है करेक्ट आंसर है। 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं?
तो आपको बताना है बेलन घाटी, बी है मध्य गंगा घाटी, सी है गोमल घाटी, डी है बोलन घाटी। तो आपको बताना है, देखिए चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, अभी हमने आपको बताया था। आपको बताना है जो वो स्थान है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है, बेलन घाटी में कि मध्य गंगा घाटी में, किसी गोमल घाटी में कि डी बोलन घाटी में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो लहुरा देव है वो बेलन घाटी में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बेलन घाटी। देखिए बेलन घाटी में लहुरा देव स्थित है और वहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, तो ये जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 39 क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। ए है वीरभानपुर, बी है लंघनाद, सी है आदमगढ़, डी है चौपानी मांडो। तो आपको बताना है जो पशुपालन का प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है। देखिए जो पशुपालन का प्रारंभ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में, ठीक है, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको बताना है उस स्थल का नाम क्या है जहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। देखिए पशुपालन का जो साक्ष्य है वो मिला है आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ है कहाँ, एमपी में, ठीक है, आदमगढ़ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। आदमगढ़ क्या है, मध्य पाषाणिक स्थल है जहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। तो आपको याद रखना है, एक आदमगढ़ है, एक है राजस्थान में बागौर, दोनों मध्य पाषाणिक स्थल है, दोनों से पशुपालन का साक्ष्य मिला है, ठीक है। 40 क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ए है मेहरगढ़, बी है धौलावीरा, सी है मोहनजोदड़ो, डी है राखीगढ़ी। तो आपको बताना है कहाँ से पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी कि पालतू भैंस कहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य, कहाँ से लोग भैंस को पालने लगे थे। देखिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, कौन बताता है, जो बताएगा बहुत इसकी अच्छी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ में स्थायी जीवन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं और जौ का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त है। नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, नर्मदा घाटी में हथनौरा, सी है सोन घाटी में बागौर, डी है बेलन घाटी में बांसघाट। तो आपको बताना है जो मनुष्य का सबसे मनुष्य का जो कपाल है उसका जो सिर होता है उसका साक्ष्य सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, नर्मदा घाटी में हथनौरा। हथनौरा एक स्थान है, वहाँ से जो है जो कि नर्मदा घाटी में स्थित है, वहाँ से मनुष्य के जो कपाल हैं यानी कि क्या होता है सिर, ठीक है, उसके जो साक्ष्य हैं सबसे पहले प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जो मनुष्य के सिर है उसका सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला है, हथनौरा में, ठीक है। हथनौरा क्या है, एक नौपाषाणिक स्थल है, ठीक है, वहां से मनुष्य के कपाल की सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं। देखिए आज मैं सारे क्वेश्चन जो करा रही हूँ आप जाके घटना चक्र यूपीपीएससी का उठाइएगा और वहां से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है, देखेंगे उससे भी अच्छे क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे हैं, आप लोग जो है इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा और मैं पीडीएफ दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे अपने। 42 क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान में मिलता है। तो मनुष्य का जीवाश्म है उसका सबसे पहला जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है। ए है हथनौरा, बी है बेमभेटका की गुफाएं, सी है सराय नहर राय, डी है दमदमा। तो आपको बताना है प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से मिलता है, मनुष्य के जीवाश्म जो है कहाँ से, किस स्थान से मिलता है, किस प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से मिलता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखते कौन जो है करेक्ट आंसर बताता है, जो होगा ये सराय नहर राय, ठीक है, यहाँ से मनुष्य के जीवाश्म के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन अगर पूछे सिर का साक्ष्य, मनुष्य के जो सिर है वो हथनौरा से मिलता है, दमदमा भी मिलता है, लेकिन सबसे पहले जो पूछा जा रहा है वो होगा सराय नहर राय, ठीक है। 43 क्वेश्चन है, मानव का सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल, बी है गेहूं, सी है जौ, डी है बाजरा। तो आपको बताना है जो मनुष्य है उसका प्राचीनतम जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जौ। जो होगा वो मनुष्य का सबसे प्राचीनतम अनाज होगा, ठीक है, यानी कि जो मनुष्य था वो जौ का सबसे पहले प्रयोग करना स्टार्ट किया था। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जौ। 44 क्वेश्चन है, उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी।
देखिए हड्डी की जो प्रतिमा थी उच्च पुरापाषाण काल में। देखिए आपको पहले तो ये याद रखना है, जो हड्डी की प्रतिमा है वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, मातृ देवी की प्रतिमा थी वो उच्च पुरापाषाण काल में प्राप्त हुई थी। तो आपको बताना है वो किस घाटी यानी किस जगह से प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो वो प्राप्त हुई थी नर्मदा घाटी से। ठीक है, मातृ देवी की प्रतिमा जो है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई थी, जो कि एमपी में स्थित है नर्मदा घाटी। तो ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में मिले हैं। ए है कृष्णा घाटी, बी है कश्मीर घाटी, सी है गोदावरी, डी है बेलन घाटी। तो ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल तीनों ही स्थल पाए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बेलन घाटी। ठीक है, बेलन घाटी जो है इसमें क्या हुआ आपका तीनों ही स्थल पाए गए। ठीक है, देखिए जो पुरापाषाण काल था उसमें भी बेलन घाटी था। ठीक है, इसके बाद जो था आपका मध्य पाषाण काल, उसमें भी बेलन घाटी से ही कुछ सामान पाए गए थे। फिर नवपाषाण काल है, वहां से भी बेलन घाटी से ही सामान कुछ पाए गए, यानी ये तीनों ही काल में स्थित इसके जो अवशेष है पाए गए। ठीक है, बेलन घाटी से। 46 क्वेश्चन है, एक ही क्रम में 3 मानव के कंकाल निकले हैं। ए है दमदमा से, बी है सरायनहर राय से, सी है महदहा से, डी है लंघना से। तो आपको बताना है एक कब्र में 3 मानव के कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखते हैं कौन इसका करेक्ट आंसर बताता है। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दमदमा से। ठीक है, दमदमा में क्या होता था, मनुष्य के 100 के कंकाल मिले हैं, वहां पे एक ही स्थल से 3 मानव के कंकाल जो है प्राप्त हुए हैं एक ही कब्र में। ठीक है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दमदमा। ठीक है, दमदमा है कहाँ, ये भी प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है जो महदहा से कुछ दूरी पर स्थित है। ठीक है, और सरायनहर भी आपका प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है। लंघनाच है गुजरात में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, आप लोग कोई भी डाउट्स होंगे मैं कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई दूंगी। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज़ करिएगा अंजलि एस। ठीक है, अंजलि ऐसे आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करिएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। देखिए आप लोगों को अगर अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करना, क्रैक करना है तो आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड। एंड आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी से हो जाएगी और आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस, जहाँ से आपको जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।